गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका डायहेड्रल एंगल्स। ठीक है, बेसिकली हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक्चुअली जो टू अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है आपका? रिजिड एंड प्लेनर। ठीक है, और हमने यहाँ पर एंगल्स की बात करी थी, जैसे एक एंगल था साई और एक फाई, मतलब फाई एंड साई। ठीक है, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? आपके डायहेड्रल एंगल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सी सी के बीच में बॉन्ड होता है वो होता है आपका साई। ठीक है, और जो सी एन के बीच में बॉन्ड होता है वो क्या होता है? आपका फाई। ठीक है, सी सी साई, सी एन फाई। ठीक है, सो इन एंगल्स के बेस पे हम क्या बनाते हैं? रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी। ठीक है, क्योंकि इन एंगल्स के बेस पे हम एक रामचंद्रन प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपको बताया था कि जैसे अब सी अल्फा सी, जैसे ये सी अल्फा सी है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे साई बोलते हैं। और जो एन सी अल्फा के बीच में बॉन्ड होता है उसे हम फाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखे ना आपको एक एन, एन सी अल्फा। ठीक है, एक दिखा रखा है आपको सी अल्फा सी और एक सी एन। ऑब्वियसली सी एन वाला तो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि सीओ एन एच, क्योंकि ये क्या शो करता है? आपका सीओ एन एच। ठीक है, सो साई और फाई क्या होते हैं? हमारे डाइहेड्रल एंगल्स। ठीक है, और इनके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? आपका रामचंद्रन प्लॉट। अब वो देखो, जो एंगल्स हैं वो, अगर आप एक किसी प्रोटीन को स्टडी कर रहे हो या कोई आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्योंकि उसके अंदर तो बड़े सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना, अब वो डिपेंड करता है ना कि जैसे अमीनो एसिड के साथ आर ग्रुप कैसा है। इट डिपेंड्स ऑन द आर ग्रुप कि वो आर ग्रुप, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो वो थोड़ी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, आर ग्रुप छोटा होगा तो हिंड्रेंस कम होगी। ठीक है, तो कोई भी एक स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अब मान लो एक अमीनो एसिड है वो तो बाकी 19 के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि वो एक स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड आप लेके चल रहे हो वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था जो ग्लाइसिन होता है, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट है, उसका आर ग्रुप सबसे स्मॉल है, वो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखाता है साई फाई के। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा एरिया या सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन कौन दिखाता है साई फाई के, तो उसका आंसर होता है ग्लाइसिन। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि सबसे कम कॉम्बिनेशन कौन दिखाता है, तो उसका आंसर होता है प्रोलिन। उसका आंसर क्या होता है? आपका प्रोलिन। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा एंगल्स के कॉम्बिनेशन वो दिखाएगा उतना ज्यादा वो रामचंद्रन प्लॉट के अंदर एरिया भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ज्यादा साईफाई के कॉम्बिनेशन होंगे तो वो अमीनो एसिड जो है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा रामचंद्रन प्लॉट में। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि साईफाई क्या है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको रामचंद्रन प्लॉट दिखाया था, जैसे ये देखो ये रामचंद्रन प्लॉट है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्स एक्सिस है वहां पे मैंने क्या रखना है? फाई, और वाई एक्सिस पे क्या रखना है? साई। ठीक है, अब जैसे होता है ना यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्लस है, नीचे की तरफ जा रहे हो तो माइनस है। ऐसे इधर भी यहाँ पे 0 है तो +180 -180। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, क्वाड्रेंट्स हैं। जैसे मान लो हम ऐसे क्वाड्रेंट्स दिखाते हैं, जो ये क्वाड्रेंट है, जैसे इसमें दोनों एंगल प्लस होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी प्लस है, वाई भी प्लस है। पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। इधर एक्स माइनस है, वाई प्लस है। इधर एक्स कैसा है? माइनस है, वाई प्लस है। जो ये वाला क्वाड्रेंट है यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, माइनस भी नेगेटिव है, मतलब एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए। इधर एक्स एक्सिस पे प्लस है, वाई पे नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। ठीक है, अब ना थोड़ा बहुत कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको देखो, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे आप देखो कि ये जो क्वाड्रेंट है यहां पर क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। यहां पर क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, मतलब अगर दोनों एंगल प्लस हैं, जैसे उसने कहा कि मेरे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें ना दो एंगल बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया +30 डिग्री एंड +60 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों एंगल प्लस हैं इसका मतलब वो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। लेकिन अगर वही दोनों एंगल नेगेटिव है इसका मतलब वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। वैसे जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं उनमें राइट हैंडेड ही होता है, उनमें क्या होता है आपका? राइट हैंडेड। वो भी हम आगे पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में। अब ये वाला जो रीजन है इसको बोल देते हैं हम डिसअलाउड रीजन।
ठीक है। डिसअलाउड रीजन मतलब इसलिए क्योंकि मे बी ये जो एंगल के कॉम्बिनेशन हैं ये कोई स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बना रही। ठीक है ना, हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा शीट होती है, तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। डिसअलाउड रीजन का मतलब क्या है कि मे बी ये जो एंगल का कॉम्बिनेशन है इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, मे बी कोई रैंडम स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। और ये जो क्वाड्रेंट है जिसमें माइनस प्लस है उसमें एंटी पैरेलल बीटा शीट है, उसमें पैरेलल बीटा शीट है और उसके अंदर कॉलेजन ट्रिपल हेलिक्स है, उसके अंदर राइट ट्विस्टेड बीटा शीट है। ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, इसमें एंटी पैरेलल बीटा शीट है, पैरेलल है, कॉलेजन ट्रिपल हेलिक्स है और आपकी राइट ट्विस्टेड बीटा शीट। ठीक है, तो ये क्या आपका एक्चुअली कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें माइनस प्लस है। ठीक है, देखो ये बेसिक सी चीज है। ठीक है ना, बाकी मैंने अभी अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो थोड़े से आपको टिपिकल लगेंगे, बट ऑब्वियसली पहले थोड़ा हम बेसिक समझे। ठीक है, अभी हमारा ये मोटिव नहीं है कि दोनों एंगल प्लस हैं तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्यों बन रहा है। ठीक है, वो तो साइंटिस्ट ने स्टडी करा ना। और जो लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक बात बता रहा था, देखो क्या होता है ना, ऑब्वियसली देर शुड बी ए चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मान लो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, मान लो उसके अंदर 20 अमीनो एसिड है, तो 20 अमीनो एसिड है तो उसमें 19 बॉन्ड होंगे। अब ये जो है ना ये नेट एंगल है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा है कि उसमें सारे प्लस प्लस है। ठीक है, ये प्लस प्लस किसका एंगल है, कॉन्फॉर्मेशन का, नॉट ऑफ इंडिविजुअल अमीनो एसिड। क्या पता इंडिविजुअल पेप्टाइड बॉन्ड्स को देखें तो क्या पता उसमें कुछ माइनस माइनस भी हो, कुछ माइनस प्लस भी हो। ये जो हम कह रहे हैं प्लस प्लस, ठीक है, कि दोनों एंगल प्लस का मतलब लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। जैसे वो आपको क्वेश्चन देगा कि दोनों एंगल प्लस है, दोनों माइनस है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का मतलब दोनों प्लस, राइट हैंडेड मतलब दोनों माइनस। माइनस प्लस है तो इट कुड बी पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट, कॉलेजन ट्रिपल हेलिक्स और राइट राइट ट्विस्टेड बीटा शीट। और अगर प्लस माइनस है तो वो डिसअलाउड रीजन है। कैसा रीजन है आपका, डिसअलाउड रीजन। ठीक है, तो ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली। ठीक है, कि रामाचंद्रन प्लॉट होता क्या है और उसके अंदर उससे हमें पता क्या लगता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको जैसे दिखाता हूं इसके अंदर, जैसे आप ये देखो, ये हमने यहां पर किसका रामाचंद्रन प्लॉट बनाया है, एलेनिन का। ठीक है, अब देखो ना, अब हम सिर्फ एक अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। अब देखो ना, एलेनिन में भी CH3 ग्रुप इतना, आपको पता है कि चलो इट इज नॉट ए बल्कि ग्रुप। ठीक है, आप देख रहे हो ना अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एरिया ब्लू में दिखा रखा है इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन वो दिखा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अब जैसे ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द रामाचंद्रन प्लॉट ऑफ एल ग्लाइसिन एंड एल प्रोलिन। अब आप ग्लाइसिन को देखो, वो कह रहा है कि वाई द प्लॉट ऑफ ग्लाइसिन इज सिमेट्रिकल। ग्लाइसिन आप देखो इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सिमेट्रिकल दिखा रहा है, मतलब वो दोनों एंगल प्लस भी दिखा रहा है, दोनों एंगल माइनस भी दिखा रहा है, इधर माइनस प्लस भी दिखा रहा है, प्लस माइनस भी दिखा रहा है। तो उसका रीजन वही है ना कि वो इट इज ए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, उसका जो आर है वो बहुत स्मॉल है, तो इसने जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता है। एक्चुअली क्या होना है, जो जो भी कॉम्बिनेशन एंगल्स का बनना है हम ये चाहते हैं ना वो स्टेबल हो। ठीक है, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ जो भी हो सकता है, कुछ जो जो भी फ्री एनर्जी चेंज या जो भी स्टडीज के बेस पे हो सकता है, तो वो स्टेबल होना चाहिए। अब आर ग्रुप इसका छोटा सा ही है तो वो ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखा सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो प्रोलिन है, प्रोलिन तो हमने क्या कहा था, ये तो साइक्लिक अमीनो एसिड है। इसमें तो जो NH जो नाइट्रोजन होती है वो सेकेंडरी अमीनो होती है, और वो क्या ना वो नाइट्रोजन रिंग का ही पार्ट है। तो एक तरह से उसने पहले ही दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है और उसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाना है, तो वो जो प्रोलिन है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं दिखा पाता। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक जून 25 एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जैसे ये देखो आप, इसमें क्वेश्चन लास्ट में तो नहीं था, कोई नहीं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें शायद है नहीं वो क्वेश्चन। उसमें यही था कि आपको स्पेसिफिक उसने ऐसे अमीनो एसिड्स दे रखे थे। ठीक है, वो क्वेश्चन चलो अभी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ग्लाइसिन जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखाता है और प्रोलिन सबसे कम कॉम्बिनेशन दिखाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक रामाचंद्रन प्लॉट है फॉर 4 डिफरेंट प्रोटीन्स।
चार अलग अलग प्रोटीन का है, ए बी सी डी। वो कह रहा है इसमें से आप करेक्ट पेयर बताओ जिसमें प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल होगा नेचर में, जिसमें प्रीडोमिनेंटली क्या होगा आपका अल्फा हेलिकल इन नेचर। तो आपको चार प्लॉट दे रखे हैं, आप बताओ किसमें अल्फा हेलिक्स ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक आंसर आपने दिया है ए एंड बी, और एक आंसर क्या आपका बी एंड डी। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन बोथ ऑफ विच आर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल इन नेचर। ए कैसे लग रहा है आपको, आपको ये क्या दिख रहा है इसमें, ये सारा क्या होगा, तो फिर ये अल्फा कहां से है, उसने प्रीडोमिनेंटली पूछा है ना, इसमें तो उल्टा बीटा शीट हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। इधर भी बीटा शीट काफी है। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी जो प्रोटीन होता है, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें बोलते हैं फाइब्रस, जिसमें एक ही टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर मतलब कुछ कुछ पार्ट अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा, कुछ बीटा शीट की फॉर्म में होगा, ठीक है, उन्हें हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स बोलते हैं। अब प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिक्स, इसमें तो बीटा शीट ज्यादा दिख रही है, ए और बी तो हो ही नहीं सकते। अब इधर देखो, इधर कंपैरेटिवली फिर भी आपको ये ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और इधर ये भी ज्यादा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी एंड डी। नहीं, हमें हमें ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल है तो इसका तो यही मीनिंग हुआ ना कि आपको देखना है कि जिसमें अल्फा हेलिक्स ही ज्यादा है। प्रीडोमिनेंटली वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें डोमिनेंट अल्फा हेलिक्स है। अब इसमें कैसे आप अल्फा हेलिक्स डोमिनेंट बोल सकते हो। माइनस माइनस वाला प्रॉब्लम तो हम्म, उसको भी हम अल्फा हेलिक्स में कंसीडर करते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, उस केस में अल्फा हेलिक्स तो आपने सुना ही नहीं ध्यान से। माइनस माइनस भी तो हेलिक्स ही है ना, वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, दोनों ही तो हेलिक्स हैं। यहाँ पर राइट या लेफ्ट की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे तो सिंपली ये बात हो रही है कि प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिक्स में होना चाहिए। तो वो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो सी ओ डी ऑप्शन बनना चाहिए। अब देखो ये, अब क्वेश्चन से देखो क्या होता है ना, अब जैसे मान लो आप प्लॉट पढ़ के गए, अब जो प्लॉट मैंने आपको बताया मतलब वही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि आप इंटरप्रिटेशन तो आपने ही करनी है वहां पे जाके, ऐसा नहीं होता कि मे बी दे आस्क क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो था, जो नॉलेज हमारे पास थी उस बेस पे ये होना चाहिए था, कि आपको ये चीज ध्यान से देखनी है ना। अब जैसे ए एंड बी बोला वो भी गलत, बी एंड डी भी गलत, क्योंकि उसमें तो आपको बीटा शीट देखो ना, कितनी ज्यादा बीटा शीट है यहाँ पे, ये वाले क्या शो कर रहे हैं, ये बीटा शीट को बता रहे कि यहाँ पे बीटा शीट है, तो ये दोनों तो आउट ही हो गए, ठीक है। लेकिन अल्फा हेलिक्स बस यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे डोमिनेंट दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी एंड डी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये आया एग्जाम के अंदर, जो भी मैं आपको कह रहा था, इनमें से क्या करेक्ट अरेंजमेंट होगी अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड्स की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया ऑफ अलाउड रीजन इन रामचंद्रन प्लॉट। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया ऑफ अलाउड रीजन इन रामचंद्रन प्लॉट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अभी आपको मैंने बताया कि सबसे कम कौन ऑक्यूपाई करता है, तो बस ये आंसर बनेगा। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, बाकी जैसे फिनाइल एलेनिन और एलेनिन का उसने अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा है। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, जैसे ये जो लाइन में आपको बता रहा हूं ना कि ग्लाइसिन सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, प्रोलिन कम करता है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट होती है। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आएगा ना, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो अब अगर हमें कुछ नॉलेज है, कुछ स्टेटमेंट्स भी पता है, तब भी हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में ये, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हो, उसमें क्वेश्चन बेसिक भी आ सकता है, एडवांस भी आ सकता है, ठीक है। ये चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, इसको आप ट्राई करके आना, ठीक है।
तो क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, बट ये होता है ना कि जो हमें इंफॉर्मेशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उसमें ना उसने ऐसे डॉट्स लगा रखी थी, तो उसने आपसे पूछा ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप देखो एंटी पैरेलल बीटा शीट यहां पर है, ठीक है, आपकी पैरेलल बीटा शीट नीचे की तरफ है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स ऊपर की तरफ है। ये भी उसने पूछा था। तो आपको, क्योंकि बाकियों में तो सिंगल सिंगल ही है, जैसे इसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, इसमें राइट है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे वो आपको डॉट्स भी दे सकता है। तो एंटी पैरेलल बीटा शीट देखो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आपकी पैरेलल बीटा शीट है, यहाँ पे कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है, और ये आपका राइट ट्विस्टेड बीटा शीट है, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी बेसिक थिंग, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एंगल्स, एंगल डिसाइड करेंगे कि वो क्या बनाएगा, ठीक है। मतलब वैसे तो क्या होता है ना, उन्होंने पहले तो स्ट्रक्चर को स्टडी करा, और उन्होंने देखा कि ये एंगल्स बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हमें सिंपली याद रखना है कि राइट हैंडेड हेलिक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आपका पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट और कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, ठीक है। बाकी हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे, तो आपको क्वेश्चन से ही पता लगेगा जो रामाचंद्रन प्लॉट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट पहले आपके दिमाग में ना थोड़ी बेसिक इमेज बैठनी चाहिए, साईफाई क्या है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें पता हो कि एंगल्स का कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है ग्लाइसिन, क्योंकि उसका आर ग्रुप सबसे स्मॉल है। सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है प्रोलिन, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और वो सबसे कम कॉम्बिनेशन दिखाता है साई एंड फाई के, ठीक है। अब यहां पर जैसे एक दो डेफिनेशन हम देखते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक हम बोलते हैं कि, एक बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, एक बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स रेफर टू एज पॉलीपेप्टाइड्स, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जनरली 10,000 से कम होता है, ठीक है। उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 से कम होता है, ये डाल्टन होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, ठीक है। अब मतलब वैसे तो चलो हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, बट पॉलीपेप्टाइड्स की जनरली वेट 10,000 से कम होता है, प्रोटीन्स का वेट ज्यादा होता है, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया है कि जो, जब पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो एक एक्सरगोनिक रिएक्शन है। एक्सरगोनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक्चुअली जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इसका हाइड्रोलिसिस, एक तो क्या होता है ना, हमारे अंदर तो एंजाइम्स हैं, जैसे हम जो भी चीज डाइट में लेते हैं, तो वो तो एंजाइम्स उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। एक्चुअली एंजाइम्स क्या करते हैं ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो रेट है या हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो अगर वैसे हम बात करें ना कि अगर प्रोटीन है, जैसे अब एक प्रोटीन है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, वो बहुत स्टेबल है, उसकी हाफ लाइफ कितनी बता रखी है, 7 ईयर्स। मतलब कि ये ज्यादा हाफ लाइफ क्या शो करती है कि वो स्टेबल है, ठीक है। वो उसका खुद से ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब खुद से अगर उसका ब्रेकडाउन करना है तो इट इज, अगर उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल है। एक चीज होती है ना, वो अपने आप से ब्रेक हो रही है, इसका मतलब दैट इज समथिंग अनस्टेबल। तो सेल के अंदर जो जैसे प्रोटीन्स होते हैं, अब सेल को जो प्रोटीन चाहिए, या जो उसको अपने मतलब जो भी उसकी जो भी कोई पाथवे है, क्योंकि हर एक चीज आपको पता है कि प्रोटीन्स ही हैं, एंजाइम्स हैं। अब ये थोड़ा है कि अगर उसके अंदर कोई एंजाइम है, कोई प्रोटीन है, उसका पेप्टाइड बॉन्ड तो वो ब्रेक नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ब्रेक ही हो गए पेप्टाइड बॉन्ड्स तो फिर तो वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है। तो ये जो हाफ लाइफ है अबाउट 7 ईयर्स की, ये शो करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए अगर आपने पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है, फिर या तो एंजाइम करे, क्योंकि एंजाइम उसको स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली आपको ये समझना है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर कंडीशंस के अंदर। देखो जो तो हम फूड खाते हैं, वो तो हम इसलिए खा रहे हैं ना कि उसका ब्रेकडाउन हो, क्योंकि डाइजेशन करेंगे, उसका ब्रेकडाउन होगा, उससे जो अमीनो एसिड्स बनेंगे वो हमारे सेल यूज करेंगे। हम सेल के अंदर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा कि सेल को एक प्रोटीन है वो उसको ब्रेक डाउन करता रहे, बनाता रहे,
उसका पेप्टाइड बॉन्ड स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन वही बात कि अगर हमें किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, अदरवाइज खुद से पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, या इट इज क्योंकि वो स्टेबल है तो खुद से वो ब्रेक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको दो तीन सिंपली ये मतलब डेफिनेशन ही हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है अमीनो एसिड का वो हम कितना लेके चलते हैं, 110 डाल्टन। वैसे 128 होता है, लेकिन क्योंकि जब भी कोई अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो कई बार ना आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, दे विल गिव यू ए प्रोटीन, मान लो उसका वेट 50 किलो डाल्टन है, जो भी होगा 50 किलो डाल्टन है, 100 किलो डाल्टन है, उसमें अमीनो एसिड कितने हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। जैसे यहाँ पे 50 किलो डाल्टन है तो 15 × 10⁻³ और एक अमीनो एसिड का वेट कितना होता है, 110, तो उससे डिवाइड कर दो बस, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगेगा उस प्रोटीन के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन को आपने किससे डिवाइड करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड से, ठीक है। क्योंकि कई जगह पर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसे हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो अब हम किसकी बात करेंगे, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमें डिस्कस करें ना कि अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा शीट होता है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको जैसे प्रॉपर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे अल्फा हेलिक्स है उसके एक टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। और उस पे बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो जब भी हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जैसे हम 4 लेवल्स पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है और आपका क्वैटनरी, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले जैसे हम इसकी बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली सीक्वेंस होता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, इज सिंपली ए sequence of amino acids. It is simply a sequence of amino acids. ठीक है, जैसे इसके अंदर आपने इसमें क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन के अंदर जैसे N2C टर्मिनस, तो बस ये बताना कि फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए हम सीक्वेंसिंग करते हैं। जैसे अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग के। जैसे एक होता है सेंगर मेथड, एक सेंगर मेथड तो डीएनए सीक्वेंसिंग का होता है, बट एक सेंगर मेथड होता है आपका प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, ठीक है। जैसे इसमें हम यूज करते हैं फ्लोरो डाई नाइट्रोबेंजीन, फ्लोरो डाई नाइट्रोबेंजीन। जैसे एक होता है सेंगर मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक जैसे होता है आपका एडमेन डिग्रेडेशन, एडमेन डिग्रेडेशन, जिसमें हम यूज करते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। मतलब ये क्या करते हैं ना, एक एक करके अमीनो एसिड को रिमूव करते जाते हैं और फिर हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। एडमेन डिग्रेडेशन, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। और भी बड़े सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम प्रोटीन को सीक्वेंस कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सिंपली सीक्वेंस बताता है, सिंपली हमें सीक्वेंस। अब ऑब्वियसली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होके क्या बनाता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन
फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन leads to formation of secondary structure. Folding of polypeptide chain leads to formation of a secondary structure. अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, चाहे वो आपका अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, चाहे वो आपका जैसे बीटा शीट है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया, ठीक है। देखो ये डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उसकी फर्दर फोल्डिंग होती है तो क्या बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। और किसी भी प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने डीनेचर कर दिया, तो डीनेचुरेशन करके आप उसके मे बी टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हो, तो उससे फिर क्या होगा, आपका प्रोटीन बेसिकली इट विल नॉट फंक्शन, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब वही फर्दर फोल्डिंग ऑफ polypeptide chain leads to formation of a tertiary structure. Leads to formation of a tertiary structure. Leads to formation of tertiary structure. And tertiary structure is important for biological activity of protein. Tertiary structure is important for biological activity of protein. किसी भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए उसका टर्शरी स्ट्रक्चर जरूरी है। इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को खराब कर दोगे तो वो प्रोटीन आपका इट विल नॉट बी फंक्शनल, ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे एक टेक्निक ये भी होती है, जैसे अगर मुझे ये पता करना है कि प्रोटीन, क्योंकि एक मैंने आपको बताया कि एक वो प्रोटीन होते हैं जो तो पूरा ही अल्फा हेलिक्स है, पूरा ही बीटा शीट है, बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो हमने कह दिया कि एक प्रोटीन है उसके अंदर आपने कहा कि 40% अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, 40% उसमें अल्फा हेलिक्स कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने कह दिया उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 35% उसके अंदर बीटा शीट है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 75, और आपने कह दिया 25% उसमें रैंडम कॉइल है। तो इसके लिए भी टेक्निक होती है, जैसे एक टेक्निक होती है सीडी, सर्कुलर डाइकोरिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे हम ये चीजें बताते हैं, ठीक है ना, कि सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जनरली हमें किसके बारे में पता लगता है कि प्रोटीन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका कितना कंटेंट है। तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ये बता पाओगे कि उसके अंदर कितना अल्फा हेलिक्स है, कितनी बीटा शीट है, उसके अंदर कितना रैंडम कॉइल है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सीडी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर डाइपोरिज्म, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं क्वेटनरी स्ट्रक्चर की, क्वेटनरी स्ट्रक्चर मतलब जिसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं। क्वेटनरी स्ट्रक्चर हम कौन से प्रोटीन्स की बात करते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं। क्वेटनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन के अंदर हमें पता है 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा। तो क्वेटनरी स्ट्रक्चर किसका होता है, जिसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के में 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। तो वो प्रोटीन जिनके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका
क्वाटनरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन क्वाटनरी, दीज आर द लेवल्स। ठीक है, मतलब क्वाटनरी स्ट्रक्चर हम उसी प्रोटीन की बात करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट होती हैं। जैसे जैसे एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे एक मायोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स नहीं होती, लेकिन हीमोग्लोबिन में क्योंकि मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं तो उसका क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है। उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन का क्वाटनरी। पढ़ेंगे इनके बारे में भी थोड़ा बहुत, जैसे मायोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो ये जैसे एक बार क्वेश्चन भी आया था कि जो मान लो आपके अंदर आरबीसी है, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? ठीक है, तो उसका आंसर आपने याद रखना है 29 पिकोग्राम। एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? 29 पिकोग्राम। पिको होता है 10⁻⁻12। ठीक है, और क्या होता है ना, जो एक हीमोग्लोबिन है, हम क्या कहते हैं, उसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले Hb4O2 बनता है, फिर एक और ऑक्सीजन लग के Hb4O4 बनता है, फिर एक और ऑक्सीजन लग के Hb4O6 बनता है, और फिर एक और ऑक्सीजन लग के Hb4O8 बनता है। तो जो लास्ट में ऑक्सीजन लगती है ना, ये वाली, ठीक है, वो सबसे फास्टेस्ट स्टेप होता है। जैसे ऑक्सीजन तो पहली लगी, फिर दूसरी लगी, फिर थर्ड लगी, तो लास्ट वाली जो ऑक्सीजन लगती है वो सबसे फास्टेस्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लगते हैं। ठीक है, मेन हमने देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा शीट हो गया, तो इनके इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको, जैसे देखो ये बेसिक डायग्राम है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था? इट इज सिंपली सीक्वेंस, कि ऑब्वियसली अमीनो एसिड कैसे लिंक होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से, और डाइसल्फाइड भी हो सकते हैं। जैसे अगर दो सिस्टीन है तो उनके बीच में डाइसल्फाइड होता है। फिर वो कॉइल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे अल्फा हेलिक्स। फिर द हेलिक्स इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर, जैसे मान लो जो फर्दर फोल्डिंग तो हुई है, बट उसमें भी जैसे अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, विच इज इटसेल्फ वन ऑफ सब यूनिट। अब लेकिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मायोग्लोबिन है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स नहीं होती। हीमोग्लोबिन का क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, या कोई और प्रोटीन जो भी है, क्योंकि देखो ना अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कईयों के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं, कईयों में सिंगल होता है। ठीक है, फिर ये डायग्राम आपको दिखा रखा है कि जैसे अलग अलग टाइप के ना इंटरेक्शंस होती हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं। जैसे एक आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज तो प्लस और माइनस के बीच में होता है। एक होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, जैसे ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वैसे तो इंटरेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, वाटर ब्रिज दिख रहा है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है ना, वो मेजर रोल प्ले करती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी इंटरेक्शंस जो हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में मेजर रोल प्ले करती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। कौन सी इंटरेक्शंस होंगी? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्ले ए मेजर रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। वैसे तो अलग अलग टाइप की इंटरेक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, इसको आप कोई नहीं, आराम अभी सुन लो, आप इसको आराम से नोट कर लेना। ठीक है, बस आप पॉइंट्स को सुनो पहले। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अल्फा हेलिक्स। ठीक है, देखो अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स हैं बस याद रखना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बेसिकली ये पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, जो अल्फा हेलिक्स है, इन दिस स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज tightly wound around an imaginary axis drawn
लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द मिडल ऑफ द हेलिक्स। लेकिन जो आर ग्रुप्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देखो, आपको ये दिख रहा है, ये अल्फा हेलिक्स है। इसमें आप देखो कि जो आर ग्रुप्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। जितने भी आर ग्रुप्स आपको दिखेंगे वो दे आर प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे आर ग्रुप्स बाहर की तरफ दिख रहे हैं। ठीक है, सबके सब आर ग्रुप्स हमें क्या दिख रहे हैं, दे आर प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इन दिस स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज टाइटली वून्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द मिडल ऑफ द हेलिक्स। लेकिन जो आर ग्रुप्स हैं वो सब कहां पर होते हैं आपके, वो हेलिकल बैकबोन से बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें आर ग्रुप्स बाहर की तरफ आए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एक टर्न है उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3.6। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पर टर्न, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में ना अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पर नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न कितने हैं आपके, 3.6। ठीक है, और एक जो टर्न है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। लेंथ ऑफ टर्न कितनी है, 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेंथ कितनी है 5.4, नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 3.6। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो 3.6 अमीनो एसिड्स हैं वो कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक अमीनो एसिड कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, तो दैट विल बी 5.4 बाय 3.6 विच कम्स आउट टू बी 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर ये बता रखा है, द रिपीटिंग यूनिट is a single turn of the helix which extends about 5.4 angstrom along the long axis, and each helical turn include 3.6 amino acid residues। ठीक है, कितने अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं आपके, 3.6। ठीक है, जो हेलिकल ट्विस्ट होती है ऑल ऑफ अल्फा हेलिक्स फाउंड इन ऑल प्रोटीन इज राइट हैंडेड। ठीक है, मतलब वैसे तो चलो लेफ्ट हैंडेड वाले भी होते हैं, बट ज्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे भी सही, जैसे अल्फा किरेटिन। ठीक है, इसके अंदर अल्फा हेलिक्स ही प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर है, जैसे नाम से पता लगना अल्फा किरेटिन, तो इसके अंदर मेनली अल्फा हेलिक्स होता है। अल्फा हेलिक्स इज प्रूव टू बी द प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर इन अल्फा किरेटिन। ठीक है, अब देखो जो मेन एक पॉइंट है जो भी हमने यहां पर देखना है उसको आप अभी ध्यान से सुनना, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, वो किसके बीच में बनता है। अब आप इसको ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहां पर ये जो रेजिड्यू है इसको मैं बोलूंगा आई, आई बोल लो या एन बोल लो, जो भी आपने बोलना है। ठीक है, ये आई है, इसको आप लिखोगे I+1, मतलब आप ऐसे चलते जाओ। इसको क्या लिखोगे, I+2, इसको आप लिखोगे I+3, और इसको मैं क्या लिखूंगा, I+4। ठीक है, अब होता क्या है, एक्चुअली हेलिकल स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, एक्चुअली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपको ये बॉन्ड दिख रहा है। अब ये जो CO है, क्योंकि देखो ये ऑब्वियसली ये NH2 हो गया, ये तो एन टर्मिनस है, इसके COH ने अगले वाले के NH2 के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है ना, तो ये CO किसका है, आई रेजिड्यू का। ये CO किसका है, आई रेजिड्यू का। ठीक है, लेकिन ये जो NH है, देखो इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इस NH के साथ, ये NH किसका है, I+4 का। मतलब CO ऑफ आई रेजिड्यू, NH ऑफ I+4, ये आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब देखो क्या होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने ये बनाया, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, मान लो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब क्या होता है ना, जब ये इसने हेलिकल कॉन्फर्मेशन बनाई कैसे, क्योंकि प्राइमरी सीक्वेंस में तो फर्स्ट ही है फिफ्थ ही है, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बना है, कैसा बना है आपका,
ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, तो उसी की वजह से वो अमीनो एसिड पास पास आ गए, क्योंकि आपने क्या कहा है, फर्स्ट वाले का सीओ और जो I+4 मतलब फिफ्थ अमीनो एसिड होगा, ठीक है, उसका जो NH है, उन दोनों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, ठीक है। हेलिक्स ना अलग अलग होता है, ये जो हम हेलिक्स कह रहे हैं इसको आप, जैसे नॉर्मली अल्फा हेलिक्स है, अल्फा 3.6 जैसे आपने लिखा है, और भी हेलिक्स होते हैं, जैसे पाई हेलिक्स होता है, ठीक है, उसमें जैसे I और I+5 के बीच में होता है, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये सबसे स्टैंडर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। आपको ये समझना है I रेजिड्यू का CO और I+4 का NH, ठीक है। जैसे अब आप और भी देख सकते हो, जैसे मान लो अब ये वाला अमीनो एसिड है, ठीक है, अब अब जैसे इसका इसका CO ये रहा, ठीक है, अब यहां से मैं काउंट करता हूं, ये फिर ये I है, फिर ये I+1 है, ये I+2 है, ये I+3 है, ये I+4 है, तो CO ऑफ I, NH ऑफ I+4, दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है किस किस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो किसके बीच में बनता है, सीओ ऑफ आई रेजिड्यू, NH ऑफ I+4, ठीक है। देखो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं पर टन, 3.6, ठीक है। एक्चुअली ये अल्फा हेलिक्स, इस वाले हेलिक्स में 3.6, ठीक है। लेंथ ऑफ टर्न मैंने आपको बताई 5.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आपको क्या याद रखना है, CO ऑफ I रेजिड्यू एंड NH ऑफ I+4, I की जगह वो N लिख सकता है, जैसे अब NH ऑफ I+4 रेजिड्यू आर इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, जैसे एक हेलिक्स होता है उसका नाम होता है 310 हेलिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो CO I रेजिड्यू का और NH I+3 का, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, CO ऑफ I रेजिड्यू एंड NH ऑफ I+3, NH ऑफ I+3। ऐसे एक होता है पाई हेलिक्स, CO ऑफ I रेजिड्यू एंड NH ऑफ I+5 एंड NH ऑफ I+5, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स में CO ऑफ I, NH ऑफ I+4, ये हमने जो हेलिक्स बनाया है, ठीक है। 310 हेलिक्स में CO ऑफ I, NH ऑफ I+3, पाई हेलिक्स में CO ऑफ I और NH ऑफ I+5, ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देखो यहां पे जैसे एक लाइन भी बताई मैंने कि जो अल्फा हेलिक्स है, इट मेक्स ऑप्टिमल यूज ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे भी हम आगे बीटा शीट पढ़ेंगे वहां पे इंटरमोलिकुलर होती है, यहां पर कैसी होती है आपकी, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। और एक पॉइंट और है, जनरली क्या होता है ना कि जो अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन है, उसकी फॉर्मेशन में ग्लाइसिन और प्रोलिन कंस्ट्रेंट करते हैं। जैसे मान लो कई बार वो आपको एक सीक्वेंस दे, अगर उसमें ग्लाइसिन प्रोलिन है, ऐसा नहीं है कि मतलब ग्लाइसिन प्रोलिन मतलब जो अल्फा हेलिक्स बनाते हैं उनमें बिल्कुल ही नहीं होता है, जैसे भी हम कोलेजन पढ़ेंगे उसमें तो होता ही ग्लाइसिन प्रोलिन ज्यादा है, बट जनरली हमने क्या देखा है कि ग्लाइसिन और प्रोलिन की वजह से वो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता, ठीक है ना। समटाइम्स दे विल गिव यू ए क्वेश्चन, दे विल गिव यू 3 और 4 सीक्वेंसेस, वो कहेगा कि इनमें से कौन सा अल्फा हेलिक्स बनाएगा, तो आपने ये देखना है जिसमें ग्लाइसिन प्रोलिन ना हो, क्योंकि ए कंस्टेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसिन एंड प्रोलिन। ये क्या करते हैं, कंस्टेंट करते हैं, ये
ग्लाइसिन प्रोलिन को, मतलब ग्लाइसिन प्रोलिन की प्रेजेंस की वजह से अल्फा हेलिक्स नहीं बनता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी इसमें एक हम राइट और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देर इज ए सिंपल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कि हेलिकल स्ट्रक्चर राइट या लेफ्ट है। तो वो कह रहा है कि मेक फिस्ट ऑफ योर टू हैंड्स विथ थम्स आउटस्ट्रेच्ड एंड द पॉइंटिंग स्ट्रेट अप। जैसे थम्स आप देख रहे हो ऊपर की तरफ है। लुकिंग एट योर राइट हैंड, think of helix spiraling up your right thumb in the direction in which other four fingers are curled। जैसे अगर मैं राइट थंब को ऊपर रखूं और ऐसे कर्ल करूं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी है ना ये, या काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड को ऊपर करूं और फिर मैं उसको रोटेट करूं तो वो क्या आपका क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा हेलिक्स है आपका, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा ना कि ये एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो ज्यादातर राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, तो मेनली आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो कितने अमीनो एसिड हैं टर्न के अंदर, लेंथ कितनी है, किस किस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये आप कर लो नोट, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब देखिए क्या क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, हाउ मेनी hydrogen bonds involving the backbone CO and NH can be observed in an alpha helix consisting of 15 amino acid residues। अब देखो इसमें क्या है ना, जैसे आपने कहा कि हमने कहा कि I और किसके बीच में बॉन्ड बनता है, I+4 के बीच में। जैसे अगर मान लो फर्स्ट अमीनो एसिड है तो वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिफ्थ के साथ। ठीक है, सेकंड वाला किसके साथ बनाएगा, सिक्स के साथ। थर्ड वाला सेवंथ के साथ। फोर्थ वाला एट्थ के साथ। फिफ्थ वाला नाइन के साथ। सिक्स वाला टेंथ के साथ। सेवन वाला 11 के साथ। एट वाला 12 के साथ। नाइन वाला 13 के साथ। 10 वाला 14 के साथ। और 11 वाला 15 के साथ। इससे आगे तो बन ही नहीं सकता। जैसे अब अमीनो एसिड तो 12 है, बट वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड 16 के साथ बनाएगा, बट हमारे पास तो 15 अमीनो एसिड हैं। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब क्या होता है, जितने अमीनो एसिड हैं उसमें से बस आपने -4 कर देना है, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 15 रेजिड्यू थे, -4 कर दोगे तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाएंगे आपके, 11। क्योंकि हमें पता है कि CO ऑफ I और NH ऑफ I+4 वो क्या बनाते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। CO ऑफ I रेजिड्यू, NH ऑफ I+4। ठीक है, ठीक है, अब चलो थोड़ा सा और दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। बीटा शीट क्या होती है, बीटा टर्न और गामा टर्न क्या होता है। देखो अभी तक हमने अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ा। अल्फा हेलिक्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो उसने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन जो बीटा कॉन्फॉर्मेशन होती है उसमें जो बैकबोन होती है वो जिगजैग मैनर में होती है। किस मैनर में होती है, जिगजैग, रादर देन ए हेलिकल स्ट्रक्चर। और जो जिगजैग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं दे कैन बी अरेंज साइड बाय साइड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग ए सीरीज ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जैसे मान लो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, जैसे ये है, जैसे ये मान लो कि जिगजैग मैनर में है। ठीक है, जैसे एक ये हो गया फिर ये हो गया, सो देयर इज ए सीरीज ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अब इसमें ना डिपेंड करता है, जैसे कि एन टू सी, जैसे इसमें आप इधर एन टर्मिनस इधर है और दूसरी वाली में अपोजिट साइड पे है, तो ये एंटी पैरेलल होती है। अगर दोनों में जैसे सी टर्मिनस एक तरफ है तो वो आपका, या एन टर्मिनस एक तरफ है, उसे हम पैरेलल बीटा शीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसे अरेंज होती है, जिगजैग मैनर में, रादर देन ए हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है,
सो इन दिस अरेंजमेंट कॉल्ड ए बीटा शीट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये एडजेसेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इसको हम कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो जो बीटा कॉन्फॉर्मेशन है उसमें जो बैकबोन है वो एक्सटेंडेड होते हैं जिगजैग में रादर देन ए हेलिकल स्ट्रक्चर। The zigzag polypeptide chains can be arranged side by side to form a structure resembling a series of plates. In this arrangement called a beta sheet, hydrogen bonds are formed between the adjacent segments of polypeptide chain. अब वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, दोनों की सेम तरफ है तो पैरेलल है, अगर अपोजिट है तो वो एंटी पैरेलल है। फिर वो कहते हैं कि जब टू और मोर बीटा शीट्स, जैसे एक बीटा शीट है फिर एक और बीटा शीट है, जब वो लेयर्ड होती हैं क्लोज टुगेदर विद इन ए प्रोटीन, जैसे ये होता है ना कि इतना स्ट्रक्चर बन गया, एक शीट बन गई फिर दूसरी शीट, तो वो एक दूसरे के साथ लेयरिंग करते हैं। वो कहते हैं जब वो लेयर करते हैं तो जो अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, मतलब वो रेजिड्यूज होने चाहिए टचिंग सरफेसिस पे जो स्मॉल हो, मतलब जिनका आर ग्रुप स्मॉल हो। और हमें पता है कि सबसे स्मॉल आर ग्रुप तो ग्लाइसिन एलिनिन का होता है, ठीक है। सो व्हेन टू और मोर बीटा शीट्स आर लेयर टुगेदर विद इन ए प्रोटीन, द आर ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड रेजिड्यूज ऑन द टचिंग सरफेसिस मस्ट बी रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो भी प्रोटीन है, जैसे सिल फिब्रियोन होता है या फिब्रियोन ऑफ स्पाइडर वेब्स होता है, इसमें ग्लाइसिन और एलेनिन ज्यादा होता है। जैसे सिंपल वैसे भी आपको याद रखना है कि बीटा शीट जो होगी उसके अंदर ग्लाइसिन एलेनिन ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जब शीट से एक दूसरे के साथ लेयर करती हैं तो जहां पर वो टच करती हैं वहां पर वो अमीनो एसिड होने चाहिए जिनका आर ग्रुप सबसे छोटा होता है, ठीक है। चाहे सिल्क फिब्रियोन है, चाहे फिब्रियोन ऑफ स्पाइडर वेब है, तो इसके अंदर जनरली ग्लाइसिन और एलेनिन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ना कि सिल्क फिब्रियोन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन ऑल्टरनेट ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा था ना कि अब जनरली जो अल्फा हेलिक्स होता है ना उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जैसे वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन वगैरह होगा, क्योंकि हमने कहा था जो ग्लाइसिन और प्रोलिन है वो तो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती, ठीक है। लेकिन बीटा शीट्स में आपको ग्लाइसिन एलेनिन ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्लाइसिन और एलेनिन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो बीटा शीट होता है ना ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे अल्फा हेलिक्स होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इट इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। लेकिन जो बीटा शीट होता है वो कैसे स्ट्रक्चर होता है आपका, इट इज ए एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें जो आपको लेंथ दिख रही है वो दिख रही है 14 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब ये वैसे 4 अमीनो एसिड्स की वजह से है, अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि अगर 2 अमीनो एसिड्स हैं उसकी वजह से जो लेंथ होती है वो 7 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3.5 एंगस्ट्रॉम। सेम वे जो एंटी पैरेलल, जो पैरेलल बीटा शीट है ये एंटी पैरेलल के लिए है। पैरेलल बीटा शीट में जो 2 अमीनो एसिड्स हैं वो कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट करते हैं, 6.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, 3.25 एंगस्ट्रॉम। देखो अल्फा हेलिक्स में बोल रहे थे आप 1.5, एक अमीनो एसिड जो लेंथ कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 1.5। लेकिन बीटा शीट में एक अमीनो एसिड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर एंटी पैरेलल बीटा शीट है तो 3.5 है, अगर पैरेलल बीटा शीट है तो 3.25 है, ठीक है। तो बीटा शीट थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो एग्जाम में आया था। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, वो कह रहा है कि द सेंट्रल रॉड डोमेन ऑफ ए केराटिन प्रोटीन, उसकी लेंथ हमें बता रखी है कि 300 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ इन एंगस्ट्रॉम ऑफ द रॉड डोमेन इफ द पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ, अगर वो डिस्टॉर्टेड अल्फा हेलिक्स है, ट्रू अल्फा हेलिक्स है या एंटी पैरेलल बीटा शीट है। अब क्या है कि अमीनो एसिड लेंथ हमें बता रखी है, अब मेरे को ये पता है कि ट्रू अल्फा हेलिक्स में कितना था 1.5, तो अगर मैं 300 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आ रहा है मेरा, 450 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ट्रू अल्फा हेलिक्स का तो 450 होना चाहिए। अभी एंटी पैरेलल का हमने कितना लिखा है,
3.5, ठीक है। तो 300 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1050 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1050। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो, ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट होगी क्योंकि 450 तो इन दोनों में आ रहा है। अब 1050 के अराउंड इसमें आ रहा है, ठीक है। बाकी डिस्टॉर्टेड अल्फा हेलिक्स में तो मतलब ऐसे हम नहीं बता सकते कि, बट जैसे उसकी लेंथ यहाँ पे कम बता रखी है, तो ट्रू अल्फा हेलिक्स की पता होने की वजह से और एंटी पैरेलल की लेंथ पता होने की वजह से हमारा आंसर आ गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपको, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, दे विल गिव यू समथिंग कि दिस इज द लेंथ ऑफ अमीनो एसिड। नाउ इट डिपेंड्स ना, वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा तो आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा शीट, एंड इफ इट इज एंटी पैरेलल you have to multiply it with 3.5, if it is parallel you have to multiply it with 3.25। अगर नहीं गिवन है तो आप वही है कि आपको आप 3.25 3.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। बट वही है कि एंटी पैरेलल थोड़ा और एक्सटेंडेड होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल बीटा शीट, ठीक है। वही है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक अमीनो एसिड कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता, क्योंकि ये तो उसने हमें यहाँ पे दिया नहीं है ना, ये तो आपको खुद से ही करना है कि अल्फा हेलिक्स में एक अमीनो एसिड कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका 1.5। तभी हम कहते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स होता है ना वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ अमीनो एसिड है बट यू कैन सी द डिफरेंस इन द लेंथ। अल्फा हेलिक्स की लेंथ 450 आ रही है, बीटा शीट की लेंथ 1050 एंगस्ट्रॉम आ रही है। तो बीटा शीट ना पहले से एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे उसे, जैसे अब आपका ये स्पाइडर वेब है वो पहले से एक्सटेंडेड है, ठीक है। आप उसको और स्ट्रेच करोगे तो फिर वो टूट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। बीटा शीट पहले से एक्सटेंडेड है, उसको आप और तो खोलोगे तो वो फिर टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक है। आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, तो आप उसको थोड़ा सा भी खींचोगे तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा शीट पहले से एक्सटेंडेड होता है, लेकिन अल्फा हेलिक्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका कॉम्पैक्ट, ठीक है। देखो ये ना सब पॉइंट्स आते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने आपको, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बाद में और भी, बट मेन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यू नीड टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स। जैसे अल्फा हेलिक्स में लेंथ कितनी है, जैसे मैंने आपको 3 टाइप ऑफ हेलिक्स बताए, 310 हेलिक्स क्या होता है, पाई हेलिक्स क्या होता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन वो आपको देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है आपका इसके बाद बीटा टर्न, ठीक है। बीटा टर्न क्या होते हैं और गामा टर्न क्या होता है। अब बीटा टर्न क्या होता है ना, ये कनेक्टिंग एलिमेंट है। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, फिर एक और अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, तो उनके बीच में ये कनेक्टिंग लिंक होता है। जैसे होता है ना, ये थोड़ा कि एक हेलिक्स लंबा चलता ही जा रहा है, एक हेलिक्स बना फिर बीच में कुछ टर्न्स होती हैं ताकि ताकि वो एडजेसेंट वाला जो और हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें लिंक होता है, क्योंकि बीटा टर्न में सिर्फ 4 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा हेलिक्स बीटा शीट तो देयर कुड बी नंबर ऑफ अमीनो एसिड ना, वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन की या जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं। तो ये कनेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके कनेक्टिंग एलिमेंट्स दैट लिंक सक्सेसिव रन्स ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये 180 डिग्री टर्न है, इसके अंदर 4 अमीनो एसिड होते हैं, और जो सेंट्रल 2 रेजिड्यूज हैं उनके जो पेप्टाइड ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप पहले स्ट्रक्चर देखो, जैसे आप ये देखो, ये अमीनो एसिड है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, 1 और 4 के बीच में। जो सेंटर वाले दो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इसमें भी आपको जैसे ना 2 टर्न्स दिख रही हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। एक्चुअली टाइप 2 में हमेशा ग्लाइसिन होता है 3rd पोजीशन पे, ठीक है। जैसे यहां देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, टाइप 1 एंड 2 बीटा टर्न्स आर मोस्ट कॉमन, टाइप 1 टर्न्स अकर मोर देन ट्वाइस एज फ्रिक्वेंटली एज टाइप 2। मतलब टाइप 1 आपको ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे मे बी जो भी उनके पास डाटा है फ्रीक्वेंसी जो है। टाइप 2 बीटा टर्म्स में हमेशा 3rd पोजीशन पे ग्लाइसिन होता है, ठीक है।
नोट द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पेप्टाइड ग्रुप्स ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ रेजिड्यू ऑफ द बेंड। ठीक है, क्योंकि आपको देखो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड CO और NH, इसमें CO ऑफ I है, NH ऑफ I+3 लिख सकते हो आप, क्योंकि इसको आप I बोलोगे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट रेजिड्यू है उसको मैं क्या बोलूंगा I, इसको मैं क्या बोलूंगा I+1, इसको मैं क्या बोलूंगा I+2, इसको मैं क्या बोलूंगा I+3। तो CO ऑफ I, NH ऑफ I+3। ठीक है, तो सेंटर वाले जो दो हैं सेकंड और थर्ड, वो इंटर रेजिड्यू मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहां पर कह रहा है जो ट्रांस एंड सिस आइसोमर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग द आई माइनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलिन। एक्चुअली जो प्रोलिन होता है ना, उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है ट्रांस, एक होती है सिस। कहते हैं जनरली जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं अमीनो एसिड के बीच में प्रोलिन को छोड़ के, उसमें 99.95% ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ही होती है। ठीक है, मतलब 99 पॉइंट प्रोलिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें उनमें जो बॉन्ड बनता है 99.95 पेप्टाइड बॉन्ड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, ट्रांस में। ठीक है, लेकिन जो अगर हम नाइट्रोजन ऑफ प्रोलिन की बात करें, हावर पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द आई माइनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलिन अबाउट 6% आर इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या ना कि वैसे तो मैक्सिमम जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो आपने याद रखना है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में ही होते हैं, लेकिन जहां पर प्रोलिन इन्वॉल्व होता है या प्रोलिन के अंदर जो आई माइनो नाइट्रोजन है, वहां पर 6% में हमें सिस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही है ना कि प्रोलिन आप देख रहे होगे हर जगह पे थोड़े सा एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ग्लाइसिन प्रोलिन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है बीटा टर्न में, क्योंकि जो ग्लाइसिन है वो टर्न को फ्लेक्सिबल बनाता है। ग्लाइसिन की वजह से टर्न कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। लेकिन जो प्रोलिन है वो टर्न को टाइट बनाता है। ठीक है ना, प्रोलिन है वो टर्न को कैसा बनाता है आपका, टाइट। क्योंकि मेनली वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे सिस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। बीटा टर्न जो है उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं आपके, 4। 180 डिग्री टर्न है ना, देखो पूरा यहां से आपने स्टार्ट करा और ऐसे फिर घूम के ऐसे आ गए, 180 डिग्री टर्न स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, और इसमें जो सेंटर वाले दो रेजिड्यू हैं वो इंटर रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मैं आपको लाइन ही बता रहा था कि ग्लाइसिन प्रोलिन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे बीटा टर्न्स में, क्योंकि ग्लाइसिन स्मॉल और फ्लेक्सिबल होता है। और जो प्रोलिन है, क्योंकि उसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो आई माइनो नाइट्रोजन ऑफ प्रोलिन है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को एज्यूम करता है, सिस। वैसे 99.95% पेप्टाइड बॉन्ड आपके ट्रांस ही होते हैं, बट प्रोलिन की जो आई माइनो नाइट्रोजन है प्रोलिन की, उसकी वजह से सिस कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम होती है, जो कि टर्न को टाइट बनाता है। जो टर्न को कैसा बनाता है आपका, टाइट बनाता है। ठीक है, जैसे और भी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसा आप ये देखो, ये भी है ना, जैसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके NH ने इसके CO के साथ बॉन्ड बनाया, C ऑफ I, NH ऑफ I+3। ठीक है ना, जैसे ये कनेक्टिंग एलिमेंट है, जैसे होता है ना एक अल्फा हेलिक्स दूसरा, तो उनके बीच में बस एक कनेक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे बीटा शीट्स के बीच में, तो दीज आर द कनेक्टिंग एलिमेंट्स दैट लिंक सक्सेसिव रन्स ऑफ अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। देखो आप पेपर में जब क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो स्टेटमेंट्स आती हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, किस टाइप के, जैसे आप देखो ना, आपको कुछ हम इंडिविजुअल अमीनो एसिड को पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ग्लाइसिन प्रोलिन अल्फा हेलिक्स में बनने को फेवर नहीं करता, बीटा शीट में ग्लाइसिन एलेनिन ज्यादा होता है, बीटा टर्न में भी ग्लाइसिन प्रोलिन होता है। ग्लाइसिन की प्रेजेंस टर्न को फ्लेक्सिबल बनाती है, प्रोलिन की प्रेजेंस उसको टाइट बनाती है। ठीक है, ऐसे एक और टर्न होती है, ये मतलब कम फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। ठीक है, ये होते हैं गामा। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 3 ही अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में बनता है। जैसे इसमें लिखा ना, जैसे ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है। तो ओनली वन रेजिड्यू इज आउट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, गामा टर्न में 3 अमीनो एसिड, और इसमें
सी ऑफ आई एंड NH ऑफ I+2, NH ऑफ I+2, ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लिखा ना कि ओनली वन रेजिड्यू इज आउट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीक्वेंस, इन दिस केस इट इज ए प्रोलिन, जैसे प्रोलिन को बाहर दिखा रखा है, विच कैन नॉट मेक सच ए बॉन्ड इन एनी केस। ठीक है, तो गामा 10 के अंदर वी हैव 3 अमीनो एसिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है CO और NH ऑफ I+2 के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। आया समझ में ये? ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा शीट क्या होती है, बीटा टर्न क्या होती है, और आपकी गामा टर्न। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है, चलो बाकी फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।